जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 24 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण का जो अनुबंध है वह किस कंपनी को दिया गया है? तो ये अनुबंध मिला है लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले आप समझिए कि ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है इसका निर्माण कहाँ पर किया जाना है। तो आपने इससे पहले सुना होगा बुलेट ट्रेन के बारे में। तो यही जो हमारी बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, उसी का एक हिस्सा है जिसके निर्माण का अनुबंध लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी को मिला है। तो वैसे ये जो पूरा पथ होगा उसकी लंबाई होगी 508 किलोमीटर, लेकिन इस 508 किलोमीटर में से 87.56 किलोमीटर में स्टेशन, नदी पे जो ब्रिज हैं उन सभी के निर्माण के लिए जो अनुबंध है वह दिया गया है लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो हमारे भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी यह 2023 तक संचालित हो जाएगी और इसमें जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उसके द्वारा अपनी टेक्नोलॉजी को साझा किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा बुलेट ट्रेन का पथ। बांद्रा कुर्ला से ये शुरू होगी, उसके बाद थाड़े, बिरार, बोईसर, वलसद वापी, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद से होते हुए ये चलेगी अहमदाबाद तक। तो याद रखिएगा कि इसके निर्माण का जो कॉन्ट्रैक्ट है वह लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी को मिला है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मेघालय से असम को जोड़ने के लिए एक जो ब्रिज बन रहा है जो कि संभवतः भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा, इसके निर्माण का भी कॉन्ट्रैक्ट अभी लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी को मिला है। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज से इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिला करेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर नहीं रहा है? तो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर नहीं रहा है न्यूयॉर्क शहर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले तो ये जानिए कि यह जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग नाम का इंडेक्स जारी हुआ है इसे जारी किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। किसने? ECI के द्वारा कुल मिलाकर के 130 शहरों का अध्ययन किया गया और उसके बाद में ये रिपोर्ट जारी की गई। मुख्य रूप से इन शहरों में ये देखा गया है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति रहता है तो जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए या फिर उन सभी सुविधाओं के लिए व्यक्ति को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा महंगे शहर रहे हैं 3 यहाँ पर। एक तो है हांगकांग, दूसरा है फ्रांस की राजधानी पेरिस और तीसरा है ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। तो ये तीनों पहले स्थान पे रहे हैं। सिंगापुर रहा है दूसरे स्थान पे और इजराइल की जो राजधानी है तेल अबीब वह रहा है तीसरे स्थान पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ECI की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और मुख्यालय आपको मिल जाएगा लंदन में। इससे पहले मर्सर के द्वारा भी दुनिया के जो महंगे शहर हैं उनकी सूची जारी की गई थी और आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि उसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा शहर रहा था। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में LIC इंडिया ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो मोबाइल ऐप है इसे लॉन्च किया गया है आनंदा नाम से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आनंदा यह एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा मतलब है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन काम क्या करेगा? आपने देखा होगा कि जो भी हमारे LIC के एजेंट होते हैं जब वो आपके पास में अपनी पॉलिसी बेचने के लिए आते हैं उस समय उनके द्वारा कुछ पेपर वर्क करवाए जाते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि एकदम से बिल्कुल आपके ये पीछे ही पड़ जाते हैं LIC के लिए। तो यहाँ पर जो अब ये पेपर वर्क होता था इस पेपर वर्क को समाप्त करने के लिए, यानी कि पूरा जो यहाँ पर पॉलिसी का माध्यम है वह ऑनलाइन तरीके से किया जाए, इसी के लिए आनंदा नाम का एक मोबाइल ऐप
LIC इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी LIC की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। स्थापना इसकी 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय है इसका मुंबई में और अध्यक्ष इसके हैं MR कुमार। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले मास गार्डन की स्थापना की जाएगी? तो ये जो भारत का पहला मास गार्डन होगा, इसकी स्थापना की गई है उत्तराखंड राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले आइए समझते हैं कि ये जो मास टर्म है ये होता क्या है। तो मास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे ऐसे स्थान जहां पर नमी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलती है वहां पर इस प्रकार की हरी हरी काई लग जाती है। तो इसी काई को हम लोग कहते हैं मास। और अगर हम लोग इन काई की बात करते हैं तो इनका मुख्य रूप से 2-3 उपयोग होता है। पहली बात तो ये कि जहां पर इस प्रकार से आपको काई देखने को मिलती है वहां का जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वह बेहतर तरीके से विकसित होता है, यानी कि हमारा इकोसिस्टम बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है और जो भी वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है वह भी काफ़ी अच्छे से डेवलप होती है। तो यही हमारा होता है मास। अब ये जो आपकी काई होती है अक्सर आपको ज़मीन के ऊपर या फिर जो भी ऐसे नम स्थानों पर पेड़ और पौधे होते हैं उन पर भी देखने को मिल जाती है। तो अभी इसी के लिए मास गार्डन की स्थापना की गई है उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा नैनीताल जिले में। और ये जो मास गार्डन है 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब यहाँ से एक पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं राजेंद्र सिंह जी, और इन्हीं के द्वारा इस मास गार्डन का जो उद्घाटन है वह किया गया है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार की जो काई होती है इसकी हमारे देश में 2300 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 2300 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बायोफाइटा में ये हमारा आता है और सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रजातियां हैं वह आपको मिलेंगी उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क भी बना है, यानी कि कवक का पार्क भी बना है, और अब पहला जो मास गार्डन है इसकी भी स्थापना की गई है उत्तराखंड राज्य में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में अंतर संसदीय संघ, जिसे हम लोग इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नाम से जानते हैं, इसके एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुने गए हैं हमारे जो वर्तमान में 14वें नंबर के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो कुछ समय पहले ही हम लोगों ने अंतर संसदीय संघ के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो इसका पूरा नाम है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, और कुछ समय पहले ही इसके 206वीं बैठक का आयोजन किया गया था। और उसी दौरान इसके नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो द्युतिर्तो पचेको इसके नए अध्यक्ष बने थे। अभी क्या हुआ है? तो अभी जो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वह 3 वर्षों के लिए इस संगठन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं। यानी कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकारों के ऑडिट के साथ साथ इनके द्वारा जो हमारा अंतर संसदीय संघ है उसका भी ऑडिट किया जाएगा अगले 3 वर्षों के लिए। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ का कैग है वह वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सटर्नल ऑडिटर है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो G20 के बारे में आपने कई सम्मेलन पहले ही पढ़े होंगे। तो ये हमारा मेन सम्मेलन था जो कि सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि 21 से लेकर के 22 नवंबर तक सऊदी अरब की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया है वर्चुअल तरीके से, और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब G20 का जो सम्मेलन है उसका आयोजन वर्चुअली किया गया हो। वैसे ये प्रस्तावित था सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, लेकिन पहली बार वर्चुअली इसका आयोजन किया गया। तो हमारे देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, वह इसमें शामिल हुए थे। और आपको ध्यान रखना है इस बार की थीम, तो इस बार की थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, यानी कि 21वीं शताब्दी में जो भी लोगों के लिए अवसर हैं उनको हमें पहचानना है और यह अवसर सभी के लिए हो। बाकी आप ये ध्यान रखेंगे कि 2020 में इसका अध्यक्ष देश है सऊदी अरब, अगले साल हो जाएगा कौन? इटली,
और उसके बाद में 2022 में हमारा देश भारत इसका अध्यक्ष देश होगा। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जिस वर्ष जो भी G20 का अध्यक्ष देश होता है, G20 का जो मेन वाला सम्मेलन होता है उसी पार्टिकुलर कंट्री में आयोजित किया जाता है। तो G20 देशों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस अभिनेता को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिल गया है नसरुद्दीन शाह को। तो नसरुद्दीन शाह जी के बारे में तो आपको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध अभिनेता हैं भारतीय सिनेमा के, और अभी इनको संगीत कला केंद्र के द्वारा आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो आपने नाम सुना होगा आदित्य बिरला का। किसका? आदित्य बिरला का। तो बिरला समूह के ये पूर्व अध्यक्ष रहे थे। इन्हीं के नाम पर 1966 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और इस बार यानी कि 2020 का जो पुरस्कार था वह थिएटर थीम के ऊपर आधारित था। यानी कि मुख्य रूप से जो भी हमारे रंगमंच के कलाकार होते हैं या फिर जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से की होती है उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो नसरुद्दीन शाह को यहाँ पर मिला है कला शिखर पुरस्कार। उसके अलावा दो अन्य हमारे थिएटर कलाकार थे, जिनमें से एक नील चौधरी, दूसरी है इरावती कार्णिक। इन दोनों को कला किरण पुरस्कार मिला है। तो कला शिखर नसरुद्दीन शाह और कला किरण ये मिला है किसको? नील चौधरी और इरावती कार्णिक को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में एटीपी टूर 2020 के फाइनल का जो खिताब है ये किसने जीत लिया? तो ये जीत लिया है रूस के डेनियल मेदवेदेव ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो एटीपी टूर होता है यह टेनिस का एक टूर्नामेंट है। तो इस बार का जो फाइनल मुकाबला है वह डेनियल मेदवेदेव और ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम के बीच में खेला गया, जिसमें डेनियल मेदवेदेव ने डोमिनिक थीम को हरा दिया। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसका आयोजन हुआ था यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में। एटीपी की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि एशियन नहीं है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो इसकी स्थापना सितंबर 1972 को हुई थी और मुख्यालय आपको मिल जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में शुरू हुए दूसरे त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स में भारत के अलावा कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत के अलावा इसमें दो अन्य देश पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो है सिंगापुर और दूसरा यहाँ पर है थाईलैंड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए इसका नाम आप पहले देखिए, नाम इसका क्या है? सिटमैक्स। सिटमैक्स का पूरा नाम क्या हो गया? सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मेरीटाइम एक्सरसाइज। क्या है? मेरीटाइम एक्सरसाइज। तो जिस प्रकार से हमारा जिमेक्स होता है इसमें जापान इंडिया होता है, ऑस इंडेक्स होता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया होता है, उसी प्रकार से होता है सिटमैक्स जिसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नेवी शामिल होती हैं। तो ये जो हमारा अभ्यास है पिछले साल ही इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि पिछले साल ये पहली बार हुआ था। उस समय भारत की अगुवाई में इसका आयोजन किया गया था पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि हमारी नौसेना ने अगुवाई की थी। इस बार का जो आयोजन है वह अंडमान और निकोबार द्वीप अंडमान सागर में हो रहा है और इसकी अगुवाई इस बार सिंगापुर की नौसेना के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का जो आयोजन है वह किस शहर में किया जाना है? तो ये आपका किया जाएगा हरिद्वार में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो उत्तराखंड राज्य के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई कि वर्ष 2021 में जनवरी माह में 15 तारीख से कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग कुंभ मेले की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 प्रमुख स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है। कौन कौन से स्थान हैं? पहला हो गया गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, नासिक हो गया, उसके बाद में है उज्जैन। तो नासिक जो कि है गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन जो कि है क्षिप्रा नदी के किनारे, यहाँ पर अल्टरनेटिव वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि 2019 में ये आयोजित हुआ था प्रयागराज में, अब हो रहा है हरिद्वार में। और एक जरूरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल जब 2019 में इसका आयोजन किया गया था तो उस समय उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ,
उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो अर्धकुंभ होता है, यानी कि जिसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्षों पे होता है, इसका नया नाम होगा कुंभ मेला। और जो हमारा प्रत्येक 12 वर्षों पे आयोजित होता है, इसका नाम होगा महाकुंभ मेला। तो ये प्रोविजन पिछले साल किए गए थे। इससे पहले प्रोविजन क्या था वह आप नीचे कमेंट में बताएंगे। कुंभ मेला के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे यूनेस्को की इनटेंजिबल हेरिटेज की सूची है, उसमें भी इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को के बारे में आपने सुना ही होगा कि इसके द्वारा विभिन्न जो हमारे स्थल होते हैं उनको मान्यता दी जाती है। तो उसी प्रकार से ऐसे हमारे स्थल जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, यानी कि जो कि इनटेंजिबल हेरिटेज होते हैं, उसमें शामिल किया गया है कुंभ मेले को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में नासा ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सेंटिनल-6 यानी कि प्रहरी-6 उपग्रह को लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंटिनल-6 नाम का एक जो सैटेलाइट है, उसको नासा यूरोपीय यूनियन की स्पेस एजेंसी है, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके साथ में मिलकर के लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर नासा के द्वारा स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है, उसके माध्यम से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अब ये सैटेलाइट कार्य क्या करेगी? तो इस सैटेलाइट का मुख्य रूप से कार्य होगा कि जो भी हमारे समुद्र का बढ़ता हुआ जल स्तर है, उसके बारे में इसके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो नासा ने ईएसए के साथ में मिलकर के इससे पहले भी कई सारे मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें से पहला था टोपेक्स पोजाइडन सैटेलाइट, और इसे नासा के द्वारा 1992 में लॉन्च किया गया था। तो ये था पहला। उसके बाद में जेसन नाम से 3 लॉन्च किए गए थे, और फिर अब जाकर के सेंटिनल-6 यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 5555 करोड़ रुपए के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी गई उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जैसा कि हम लोग कई बार से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पिछले साल ही हमारे यहाँ का जो जल शक्ति मंत्रालय है, उसने शुरू किया था जल जीवन मिशन, और इस मिशन का लक्ष्य है कि 2024 तक हमारे देश के जो भी ग्रामीण इलाकों में घर हैं, उनको हम लोग पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाएंगे, यानी कि पाइप्ड वाटर कनेक्शन देंगे। और इसी के अंतर्गत अभी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पीएम के द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग इस परियोजना की बात करते हैं तो लगभग 3000 के आसपास गांव हैं, जिनको अगले 2 वर्षों में यहाँ पर नल जल कनेक्शन दिया जाएगा। और आपको एक जरूरी पॉइंट ये ध्यान रखना है कि गोवा हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने यहाँ के सभी घरों को नल जल कनेक्शन को प्रोवाइड करवा दिया है। तो ये रहा हमारा मेन क्वेश्चन। बाकी कुछ अन्य प्रश्न भी आइए जान लेते हैं, जो कि संभवतः आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तेलुगु भाषा के एक हमारे कवि थे, जिनका नाम है शेख ख्वाजा हुसैन। तो भारत सरकार के अंतर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, और अभी इनका निधन हो गया है। इटली के एक पत्रकार हैं, जिनका नाम है फ्रांसेस्का मरीनो। क्या नाम है? फ्रांसेस्का मरीनो। इनके द्वारा पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। तो किताब का नाम है बलूचिस्तान ब्रूस्ड, बैटर्ड एंड ब्लडिड। तो इस पुस्तक को लिखा है फ्रांसेस्को मरीनो ने। तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पीएम आवास योजना के बारे में आपने सुना होगा, जो कि 2 चरणों में चलता है। एक होता है पीएम आवास शहरी और एक होता है ग्रामीण। तो इसी के अंतर्गत महाराष्ट्र की सरकार ने अभी महा आवास योजना को लॉन्च किया है, और इस महा आवास योजना के अंतर्गत इन्होंने ये टारगेट रखा है कि अगले 100 दिनों के अंतर हम लोग महाराष्ट्र राज्य में 8.82 लाख घर बनाएंगे। तो ये टारगेट रखा है महाराष्ट्र की सरकार ने। मेघालय की राजधानी है शिलोंग में, और शिलोंग में अभी जो अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव आयोजित किया जाना था, इसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी उत्तर पूर्वी भारत का जो पहला गायों के लिए अस्पताल है, वह असम के डिब्रूगढ़ में खोला गया है। कहाँ पर? असम के डिब्रूगढ़ में खोला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। कल मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा था ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ये तो हम बता चुके थे। हाँ, आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है,
किस मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में रायसीना दौरा का आयोजन किया जाएगा या किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको इसकी थीम भी पता है तो वह भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल मैंने कोशिश की है कि वीडियो जो हमारी है वह 20 मिनट की तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम की वीडियो रहती है तो फिर जो कंटेंट होते हैं वह आपको उतने बेहतर नहीं मिल पाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि चाहे परिस्थितियाँ जो भी रहें, वीडियो में जो आपको कंटेंट दिया जाता है वह आपकी परीक्षा के लिए हो। यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में जाते हैं जहाँ पे करंट अफेयर एक मेन सेक्शन होता है, तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न नया ना लगे। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। तो वीडियो को आप लाइक करने के साथ शेयर जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।